हुए लोग हैं, तो इसमें हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों के प्रति जो हिंदी का लगाव होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जैसे अन्य वक्ताओं ने कहा, वह हम लोगों को बच्चों में भरना होगा। वही प्रेम बच्चों को हस्तांतरण करना होगा, और जो भाव विचार हम अभिव्यक्त जो करते हैं वह हिंदी से अच्छा कोई दूसरा भाषा नहीं हो सकता है, ऐसा बहुत से लोगों ने बोला भी। तो वाकई में हमारी भावना अभिव्यक्ति जो होती है दूसरे भाषाओं से कहीं ज़्यादा हमारे हिंदी के पास शब्दकोश हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। बहुत से चीज़ों को हम व्यक्त इंग्लिश में और इन सब चीज़ों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के पास बहुत ही समृद्ध भाषा है। चाहे इसके पीछे हमारी संस्कृति रही हो या संस्कृत से उपज होने की वजह से संस्कृत की समृद्धि हिंदी में कहीं ना कहीं आज भी हमको देखने को मिलती है। इसके पीछे अन्य रीजन को भी हमें तलाशना होगा कि आखिर हिंदी की यह दुर्दशा क्यों हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम इसमें पाएंगे कि समाज में जो हम लोगों को परोसा जा रहा है, जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो लोगों को दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया है, और उसका जो इंग्लिश और हिंदी का जो समावेश होकर के एक नई उपज इंग्लिश के तौर पे हम लोग कहते हैं कि हो चुका है, उसका बहुत बड़ा रोल मतलब कि है, और इसके दोषी हम सभी स्वयं हैं। कैसे? तो हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे राइटर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी किताबें ऐसे मिलेंगी जिसमें कि आपको अच्छी पुस्तकें आपको लाइब्रेरी में इंग्लिश राइटर के मिलते हैं, और इंग्लिश पे जोर ज़्यादा दिया जाता है। तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के जो शोध है उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। हिंदी की शोध और पत्रिकाओं पे लोगों का विश्वास शायद नहीं रह पाता है। उसके पीछे का रीजन होता है ट्रांसलेशन, अनुवाद जो किया जाता है। अनुवाद में कुछ न कुछ अपभ्रंश हो जाते हैं, कुछ न कुछ मैनिपुलेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी के द्वारा पक्षपात विचार आ जाते हैं उसमें। तो यह कहीं ना कहीं शोध जो है वो उस पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा। दूसरी रीजन जहाँ तक मैं देख पाता हूँ तो मेडिसिनल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, दवाइयों की भाषा और इन सब चीज़ों की जो मेडिसिन वगैरह हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं रामदेव जी के आने के बाद, बाबा रामदेव के आने के बाद हिंदी के प्रति जो एक प्रेम बढ़ा, योग के प्रति जो एक साधना बढ़ा, उसके प्रति जो प्रेम बढ़ा, तो उससे एक चीज़ तो आया है अंतर कि कम से कम मेडिसिन वगैरह में भी नाम जो है अब हिंदी में आने लगे हैं। उसके कॉम्पोजिशंस के नाम भी आपको कुछ हिंदी में मिलने लगे हैं, जिससे कि लोगों में कम से कम नाम अब पढ़ने में जो इंग्लिश नहीं भी जानते थे वह दवाई कम से कम समझ लेते हैं, उस सब चीज़ों को वह मतलब कि खरीद सकते हैं और उसके कॉम्पोजिशन को, उसकी आवश्यकता को लोग समझ सकते हैं। दूसरा रीजन है कि हिंदी पिछड़ क्यों रहा है, उसमें और रीजन में बता रहा हूँ। जुडिशियरी जैसे चीज़ों में और ऑफिशियल लैंग्वेजेज जिसको कि हम लोग कहते हैं कि कार्यकारिणी की भाषा हमारी हिंदी हो गई है, लेकिन न्यायालय की भाषा, कार्य करने की भाषा, क्या आज भी हम 100% हाई कोर्ट जैसे जजमेंट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं, तो क्या हिंदी में हमें 100% मिलता है? क्या वकील क्या बहस करता है, ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग उस बहस को भी नहीं समझ पाते हैं कि वह उनके पक्ष में लड़ रहा है कि विपक्ष में लड़ रहा है कि क्या कर रहा है। ये समस्याएं हैं। तो किस तरह से हम मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएंगे, इन सारी चीज़ों को हमको समझना होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोगों को मतलब कि सोचना होगा, और उसको दूर यदि किया जा सकता है तो शिक्षा के माध्यम से। हम सभी शिक्षक हैं, प्रबुद्ध हैं, हम लोगों को यह तय करना होगा। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मैथ लेके पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, बायोलॉजी लेकर के पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, केमिस्ट्री लेके पढ़ोगे तो रासायनिक मतलब कि रिसर्च वगैरह में आप कुछ कर सकते हैं। तो हिंदी लेकर के पढ़ोगे तो क्या हिंदी के शिक्षक हमारे बता सकते हैं कि हिंदी लेकर के पढ़ने से वह क्या बनेगा, इस ओर क्या हम बता सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि आगे जाकर के एक लेखक बनोगे, एक कवि बनोगे, एक आलोचक बनोगे, तो उसमें आपका भविष्य क्या है? क्योंकि भविष्य की सुनिश्चितता और सुदृढ़ता और उसमें सिक्योरिटी होना आज के लोग बहुत ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। हमारे समाज में आप हो या हम हो,
हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी अपने भविष्य को लेकर के सोचते थे कि हमारा भविष्य किस तरह से सिक्योर हो, रोजी रोटी हमें किससे मिलेगा। लेखक यदि बन जाए तो आप सोच सकते हैं, चेतन भगत का भी आपने नाम सुना होगा, जिनके बहुत सारे मूवी भी उनके उपन्यास पे बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी एमबीए किया। एमबीए करने के बाद साहित्य से प्रेम, तो उनको भी कितना लातार सुनना पड़ा था, कितना मतलब की बात सुननी पड़ी थी। तो क्या हम अपने बच्चों को हिंदी के प्रति सिर्फ प्रेम और हिंदी दिवस मना करके यदि जागरूक करने की हम बात करते हैं, तो क्या उनको इसमें हम स्कोप दिखला सकते हैं, उनकी भविष्य सुरक्षा दिखला सकते हैं कि आप लेखक बन करके, एक आलोचक बन करके, एक अच्छा मतलब कि राइटर बन करके अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हो, अपनी पहचान बनाए रख सकते हो, और उसमें कितना हम सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से भविष्य सुनिश्चित करना होगा हिंदी को भी। हिंदी पढ़ने के प्रति लोगों को जब तक हम और आप भविष्य सुनिश्चित करके हमारे समाज में नहीं देंगे, शायद हिंदी इसी तरह से अस्तित्व के लिए लड़ती रहेगी, क्योंकि जहां भविष्य सुरक्षित नहीं है, हम और आप भी जाना पसंद नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों। तो इस भविष्य को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले सभी का दायित्व बनता है कि इसमें जो भी लोग हैं उनको सम्मान दीजिए, उनको प्रतिष्ठा दीजिए, उनको आदर का भाव दीजिए, उनको एक सम्मानित जो भी रोजगार या जो भी उससे संबंधित है वो सारा चीज दीजिए। ज्यादा मैं इस पे भाषण हो चुका है, नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्वरचित कविता, चूंकि हिंदी दिवस है, हिंदी से मुझे प्रेम है, तो कभी मैंने भी लिखा था, तो उस कविता का पाठ मैं करना चाहता हूँ। बेटियों के ऊपर सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही स्कीम था, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में था, तो उसी समय यह चीज मेरे दिमाग में आई थी और मैंने स्वयं इस पे लिखा था, और वह था अजन्मी बेटियां। अजन्मी बेटियां जो गर्भ में बेटियां पलती हैं और लिंग आइडेंटिफाई करके लोग गर्भ में ही मार देते हैं, तो उस बेटी की पीड़ा क्या है जो गर्भ में है, उस बेटी की पीड़ा को मैंने अपने पंक्तियों में दिया है। टाइटल है अजन्मी बेटियां। मैं बेटी हूं मुझे कैद न करो, मैं बेटी हूं मुझे कैद न करो, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूं, मैं इस रंगीन दुनिया को देखना चाहती हूं, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूं, मैं इस रंगीन दुनिया को देखना चाहती हूं, तुम मेरे संरक्षक हो। अपने पिता से वह कहती है, जब तक वह जन्म नहीं लेती है, जो पिता माँ उसको गर्भ में ही मार देते हैं, उनसे वह विनती करती है, कहती है कि मैं बेटी हूँ मुझे कैद न करो, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, मैं इस रंगीन दुनिया को देखना चाहती हूँ, तुम मेरे संरक्षक बनो। मैं बेटी हुई तो क्या हुआ, मैं बेटी हुई तो क्या हुआ, क्या मेरे कोई अरमान नहीं, क्या मेरे कोई सपने नहीं, मैं जीना चाहती हूँ मैं बेटों से कम नहीं, मैं जीना चाहती हूँ मैं बेटों से कम नहीं। आगे देखिए क्या बोलती है, तुम मेरे निर्माता हो, तुम मेरे निर्माता हो, तुमसे भी डर लगता है, तुम मेरे निर्माता हो, तुमसे भी डर लगता है, कहीं जन्म से पहले मार न दो, कहीं किसी के हाथों बेच न दो, कहीं जन्म से पहले मार न दो, कहीं जन्म से पहले मार न दो, कहीं किसी के हाथों बेच न दो, नहीं देखा किसी निर्माता को अपने ही निर्माण को नष्ट करते, नहीं देखा किसी निर्माता को अपने ही निर्माण को नष्ट करते, हूं मैं बेटी तो मेरा कसूर क्या है, हूं मैं बेटी तो मेरा कसूर क्या है, समाज मुझे जीने नहीं देता, घर से बाहर जाने नहीं देता, लोग मुझे सलीके सिखाते हैं, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे मत जाओ, शाम को मत निकलो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे रहो, इस तरह से व्यवहार करो। तो हूं मैं बेटी तो मेरा कसूर क्या है, समाज मुझे जीने नहीं देता, घर से बाहर जाने नहीं देता, लोग मुझे सलीके सिखाते हैं, मेरी गलतियां ही सिर्फ ढूंढते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, खुद से ही मैं पूछती हूँ, मुझे इस अंधेरे में ही रहने दो, मतलब मुझे गर्भ में ही रहने दो, वह पूछती है, मैं क्या करूं, खुद से ही मैं पूछती हूँ, मुझे इस अंधेरे में ही रहने दो, यह अंधेरा ही मेरी किस्मत है, माँ मैं तेरे अंदर ही महफूज हूँ, माँ मैं तेरे अंदर ही महफूज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।